आपने वो देखा था, तो आज का विषय है धर्म जी, हेमंत जी और हम मिलकर के और बाकी लोग आप लोगों को इस बारे में बताएंगे कि कनाडा में अगर आना हो तो क्या क्या उसकी प्रक्रिया है और क्या क्या किस तरीके से इमिग्रेशन का प्रोसेस है। और हमारा और हेमंत जी का जो फोकस है वो ज्यादातर स्टडी से रिलेटेड रहेगा कि स्टडी में कैसे आते हैं। और बाद में धर्म जी ये अपनी कोई कंसल्टेंसी कंपनी चलाते हैं, वो आपको प्रश्न उत्तर देंगे उस तरीके से अगर आपके कोई प्रश्न हो। ये काम बहुत करना। और तिवारी जी नहीं संभाल। हेमंत जी भी कुछ जितने भी शायद 10 वर्ष हुए होंगे उनको, उसके पहले वो आए यहाँ पर MBA के लिए, जैसा तिवारी जी ने बताया। मुझे करीब 28 वर्ष हो गए। मैं भी यहाँ पर मास्टर्स और PhD करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आया था। और यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंस में अपनी डिग्री यहाँ पे की थी। और उसके बाद में तब से यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इन्वायरमेंट के विभिन्न क्षेत्रों को देख रहा हूँ। केवल ये डाउनलोड करना पड़ेगा। इंडिया में पीछे मैं HBTI कानपुर से और IIT से हमने पढ़ाई की थी और 10 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में हमने वहाँ एनवायरनमेंट में ही काम किया था। ये सेटिंग जो है सो ये सैटरडे वेबिनार के लिए तो बना रखा है। जैसा पिछली बार एक बार तिवारी जी ने प्रेजेंटेशन दिया था US के बारे में, तो नॉर्थ अमेरिका में 3 देश आते हैं। एक तो अमेरिका जिसको कहते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा मैक्सिको और तीसरा आता है कनाडा। तो कनाडा में जैसे अगर कुछ लोगों ने आप लोगों ने सुना हो, पहली चीज तो ये है कि जब आने की इच्छा अगर यहाँ पर हो तो थोड़ा सा आदमी को तैयार तो होना पड़ता है। तैयार का मतलब आई सेंस कि हम जहाँ से आते हैं भारत में, वहाँ जितनी गर्मी पड़ती है उसी हिसाब से दूसरी तरफ नीचे की तरफ यहाँ उतनी ठंड पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि अभी भी हमारे यहाँ 8 या 9 डिग्री टेम्परेचर है और एक हफ्ते पहले बर्फ पड़ी थी। तो ये थोड़ी सी जो सोच है, तो ये मन में अगर कनाडा आने का विचार है तो ये बनाना आवश्यक है कि भाई हम कैसे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि बहुत सारे साधन यहाँ उपलब्ध हैं। तो अब हम विचार करेंगे, अगर शिव कुमार जी हो तो शेयर भी कर सकते हैं उन स्लाइड को, कि जब कोई कनाडा में आना चाहता है तो उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो पहली जो कैटेगरी है जिसको कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस, यानी लॉन्ग टर्म जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसमें इकोनॉमिक प्रोग्राम भी है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री होती है, उसमें फैमिली स्पॉन्सरशिप है। ये 2 चीजें होती हैं जिसमें कि डायरेक्ट लोग अप्लाई करते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिलती है। प्रक्रिया है एक इसकी। दूसरा जो तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी एक प्रक्रिया है। पहले तो बहुत जल्दी हो जाता था, लेकिन शायद अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रहा था कि उसमें जिन लोगों की फाइनेंशियल स्टेट अच्छी होती है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। और इसमें शायद मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ $1.2 मिलियन का, कैनेडियन डॉलर। तीसरी चीज है वर्क परमिट। अगर वहां से यानी कि भारतवर्ष से कोई कंपनी में हम काम कर रहे हैं और वो कंपनी हमें स्पॉन्सर करे, वो एक चीज है। दूसरी है यहाँ की कोई कंपनी जिसकी दोनों जगह है, वो यहाँ से आपको जॉब ऑफर करे तो उसके आधार पर वर्क परमिट मिलता है और एक लिमिटेड पीरियड के लिए वर्क परमिट होता है और उसके माध्यम से भी लोग कनाडा में आते हैं और बाद में ये सब परमानेंट रेजिडेंस में बदल जाते हैं।
चौथा, जिस पर कि हम डिटेल में बात करने वाले हैं, स्टडी परमिट। इसमें सबसे ज्यादा भारत से कनाडा में लोग आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। अभी मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दूंगा जो मैंने देखा है रिसेंटली। सुब्रत जी कह रहे कि जल्दी करिए, तो इसमें जल्दी कैसे कर पहले जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसमें उन्होंने स्टडी की है और आगे जो स्टडी करने का विचार है, उसके हिसाब से वो चयन करते हैं, फिर उसमें अप्लाई करते हैं। तो स्टडी परमिट जो होता है, उसके लिए पहली कंडीशन है कि आप स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को देखें, उनके रेफरेंस पढ़ें और फिर अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद जब आपको वहां से एडमिशन हो जाए, परमिशन टू स्टडी एट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन जब मिल जाए, तो फिर वर्क परमिट के लिए ये जो कैनेडियन इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई किया जाता है। तो इसमें 2-3 कंडीशन होती हैं कि एक तो जो ऑलरेडी स्कूल या कॉलेज से आपको परमिशन जो मिली हुई है, उसके बाद कुछ फाइनेंशियल जरूरत होती है शायद 1 साल तक, और ऐसा मैंने कुछ बच्चों से बात कर रहा था मैं रिसेंटली, तो 15 से 20 लाख रुपए या मिनिमम शायद 10 लाख रुपए वहां के उससे बैंक से यहाँ पर किसी उसमें अकाउंट में जमा कराने होते हैं। शायद धर्म जी इसके बारे में ज्यादा बताएंगे आप जब प्रश्न करेंगे। लेकिन ये इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि पहले साल के लिए उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस और रहने का जो खर्च है वो करीब 15 लाख के आसपास आता है। डिपेंड करता है कौन से शहर में है, कौन से स्कूल में है आप हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में है, फीस अलग अलग होती है, कौन से प्रोग्राम में है, जैसे MBA आदि की फीस बहुत होती है। उनको देना तो उनको दिखाना पड़ेगा नहीं। और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट हमको जब सबमिट करते हैं तो फिर सहजता होती है उसमें स्टडी परमिट लेने की। और इसमें ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो मास्टर्स डिग्री के लिए आते हैं। मुझे ध्यान है US के टाइम में एक प्रश्न था, क्या हाई स्कूल या बैचलर के लिए भी आते हैं, लेकिन एक तो उनकी फीस बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग जो है मास्टर्स डिग्री के लिए आते हैं। लेकिन बैचलर के लिए भी एडमिशन होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो और कॉलेजेस जो हैं, ये इनको इंटरनेशनल फीस चाहिए, तो उसके लिए ये क्वाइट ओपन है। और अगर आपका एक कुछ लेवल तक की स्टडी है, इंग्लिश का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश या फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में 2 लैंग्वेज है। फ्रेंच का मतलब जो क्यूबेक और उधर का एरिया है वो फ्रेंच को भी लेते हैं। अगर आपको फ्रेंच आती है तो बहुत आसानी हो जाती है वहां करने के लिए। तो एक तो जो भी डिग्री है आपके पास वो, फिर a person should be able to demonstrate the moderate or high level of English or French language proficiency. तो उसके जो टेस्ट होते हैं, टॉफल आदि, वो पास करना होता है, उसका स्क्वायर होता है। और यदि हम इमिग्रेशन के लिए आ रहे हैं परमानेंट रेजिडेंस में, तो 3 से 5 साल का उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए उस एरिया में। तो चूंकि बात हो रही है अभी, तो कौन सा स्लाइड करें त्रिपाठी जी, जरा बताइएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये जहां पर कनाडा एडमिट्स अबाउट 500,000, कौन सी है, तीसरी चौथी जो भी होगी? ठीक है, मैं करता हूँ शेयर। तो मैंने अभी इंटरनेट से देखा कि लास्ट ईयर 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट जो हैं यहां पर स्टडी के लिए आए, 5 से 6 लाख के बीच में। और मुझे सरप्राइज हुआ देख करके कि उसमें 20% से ज्यादा, अबाउट 22% जो है भारत के हैं। ऐसे तो जो मेजर देश हैं, इंडिया है, चाइना है, फ्रांस है, जापान है, नाइजीरिया है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड स्टेट से भी लोग आते हैं, ब्राजील, ईरान, वियतनाम, ये यहाँ से लोग आते हैं। लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा, 1,17,000 शायद नंबर उसमें दिया था कि लास्ट ईयर भारत के स्टूडेंट ने यहाँ एडमिशन लिया। तो बहुत एक लार्ज नंबर है भारत के स्टूडेंट्स की यहाँ पर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में, दोनों में एडमिशन लेने की।
तो जो दूसरी लाइन इसमें देख रहे हैं कि बेसिक डिग्री या स्कूल्स एंड इंग्लिश रिक्वायरमेंट, जिसको IELTS कहते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, या तो फिर टॉफल। अलग अलग स्कूल में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये दोनों ही रिक्वायरमेंट यहाँ पर जरूरत होती हैं, आइदर वन। और जो बेसिक स्टेप हैं जो हमने आपको बताए कि चूज ए प्रोग्राम ऑफ योर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम है उसको चूज करने के बाद स्कूल में हम अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेज हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कॉलेजेस जो यहाँ पर बात करते हैं अपने यहाँ पर, वहाँ पर हम कॉलेज की बात करते हैं जिसमें सिर्फ बेसिक डिग्री होती है, उनको भी हम कॉलेज कहते हैं। यहाँ कॉलेज जो है एक जैसे तो वो बड़ा काम क्या कहते थे उसको, अपने यहाँ जो डिप्लोमा जिनमें देते हैं ना, उनको भी कॉलेज बोलते हैं। ट्रेड्स के लिए यहाँ कॉलेजेस ज्यादा होते हैं पहले, लेकिन उनमें भी अब कई जगह डिग्रीज देने लगे हैं। तो कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी दो तरीके से है, और इसमें आपके जो प्रश्न होंगे तो मैं जरूर उनको बताएंगे। इंटरनेट पर जाएं, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, कॉलेज की लिस्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा उपलब्ध है, इसलिए उसको हमने यहाँ पर डिटेल देने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आप उसमें और रैंकिंग भी मिल जाएगी कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में कौन कौन सी है, उसमें कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी का, लेकिन प्रमुख रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, मैकगिल यूनिवर्सिटी UBC में, मतलब हर प्रोविंस में है, लेकिन सबसे ज्यादा ओंटारियो में है जो कि फेमस यूनिवर्सिटी है, क्वींस यूनिवर्सिटी। और फिर अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी फेमस, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इंजीनियरिंग या IT के लिए काफी फेमस है, वर्ल्ड में उसकी अच्छी रैंकिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और मैकमास्टर यूनिवर्सिटीज है, ये मेडिकल के लिए अच्छी है। तो ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं। तो आजकल पिछले 5 वर्ष से काफी सहूलियत हुई है, और अगर एवरेज से भी थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट है इंडिया में, तो उसका एडमिशन होने के चांसेस काफी बन जाते हैं। बहुत कॉलेज, जैसे हमने कहा ना कि उनकी ईगरनेस ये होती है कि उनको फीस चाहिए होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, जो कि यहाँ के जो लोकल स्टूडेंट हैं उनसे ज्यादा फीस लगती है, करीब डबल फीस होती है। और बाद में इसके साथ जो स्टडी परमिट मिलता है, उसके साथ में कॉलेज में या वहां पर कुछ लिमिटेड जगह पर काम करने का भी परमिट मिल जाता है, कुछ आवर्स, 10 to 15 आवर ए वीक, या जो भी है। अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग लिमिट होती है। या तो फिर उस स्कूल में या कॉलेज में जो लोग मास्टर्स या और हायर डिग्री के लिए आते हैं, तो उनको वहां पर टीचिंग असिस्टेंट या प्रोफेसर के साथ कुछ कोर्स का सपोर्ट करने के लिए भी उनको ये अलाउड होता है, और वो उसमें कुछ अपना फाइनेंशियल ऐड कर सकते हैं, वो सपोर्ट उनको होता है। यूजुअली एक सेमेस्टर के बाद में बच्चे काफी समझदार हो जाते हैं, उनको एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और वो लोग कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। और शुरू में पैसे तो दिखाने ही होते हैं, लेकिन अगर कोई परिश्रमी है, और हम लोग जो भी भारत से आते हैं, करीब करीब ज्यादातर लोग परिश्रमी ही होते हैं इस क्षेत्र में, और फिर वो अपना कुछ ना कुछ जॉब करने लगते हैं। इसकी प्रक्रिया में यही है कि इनडायरेक्ट रूप से ये जो इमिग्रेशन ले रहे हैं उसको स्टडी के थ्रू ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने फीस ली, फिर आपको यहाँ के सिस्टम में एडॉप्ट कराया, आप एडॉप्ट हो गए, और फिर अगर आप जब तैयार हैं तो फिर वर्क परमिट, एक डिग्री लेने के बाद में वर्क परमिट भी मिल जाता है 3 साल तक के लिए। और उसमें पहले साल में 1 साल का जब जॉब हो जाता है, फिर लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और इमिग्रेशन अगर कोई मेजर चैलेंज ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है मिल जाता है इमिग्रेशन। तो ये प्रक्रिया है उनकी। टाइम करीब करीब शायद मिनिमम
3 years है ओवरऑल टाइम जब आपको इमिग्रेशन मिलेगा, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं, 5 to 7 ईयर भी लगता है। लेकिन ये सब तभी होता है जब यूजुअली एक डिग्री, चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हो, आपकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, आपने कुछ समय यहाँ का कैनेडियन एक्सपीरियंस ले लिया है, तभी फिर आपके वो पॉइंट्स बनते हैं और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही मुझे लगता है कि मुझे बताना था। बाकी जो यूएस का था वो भी स्लाइड्स हैं इसमें आगे। काफी चीजें कॉमन है कि कौन सी डिग्री मिलती है। तिवारी जी ने जो अमेरिका के लिए लिखा था वो करीब करीब सारी चीजें कॉमन है, एक्सेप्ट जो यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हुए हैं वो डिफरेंट है। तो मुझे लगता है शिव कुमार जी इसके साथ अब प्रश्न उत्तर हो तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें धर्म जी और सोनू जी दोनों लोग और हम मिलकर है। तो टीए जो टीचिंग असिस्टेंट है वो भी मिलता है, और भी असिस्टेंट हैं वो मिलते हैं, और स्कॉलरशिप भी होते हैं, बर्सरीज भी होते हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए वो स्पेशल होते हैं कि जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर्स के लिए, लेकिन बैचलर्स में कोई मैंने नहीं सुना है स्कॉलरशिप मिलता हो। हेमंत शायद इसमें और ऐड कर सकते हैं अगर इसमें। टोरंटो से एमबीए किया है, तो मैंने क्या देखा है कि आपको उसके लिए जीमैट जो टेस्ट होता है वो रिक्वायर्ड होता है देना। तो उसमें अगर आप काफी अच्छा स्कोर लाएं तो वो एक क्राइटेरिया होता है, वो एक क्राइटेरिया होता है टू डिसाइड कि मतलब स्कॉलरशिप के लिए। और इसके साथ साथ आपके स्कूल में क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, कॉलेज में क्या परफॉर्मेंस रहे हैं, सबको लेके वो डिसाइड करते हैं। बट आई थिंक पूरा हम नहीं लिख पाते। काफी लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है अगर आपके जीमैट स्कोर अच्छे आए हैं, तो वहां पे सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, जैसा आपने कहा चंद्र जी, आपने कहा, तो है अवेलेबल। जैसे ट्यूशन फी जैसे 100,000 कैनेडियन डॉलर हुआ तो 40% तक स्कॉलरशिप मिल जाता है, जैसा मैंने अपने समय में देखा है। तो वो जरूर देखते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप। तो वही अच्छा स्कोर लाना, जीमैट स्कोर जो कि एमबीए के लिए रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है, और आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कैसा परफॉर्मेंस रहा है तो वो देखते हैं, पूरा प्रोवाइड करते हैं। त्रिपाठी जी, शैल आई ऐड समथिंग? मैं कुछ बोल सकता, ऐड करना चाहूँगा। जी 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 जोड़िए। सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम में नहीं बल्कि दूसरे प्रोग्राम्स में भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्कोर इन दी, कैसे आप परफॉर्मेंस करते हैं आपके स्टडीज़ में। सो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के अपने अपने प्रोग्राम्स है, बर्सरीज है, ग्रांट्स है, प्रोफेसर्स चॉइस है। सो काफ़ी सारी, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, नॉट मोर बट नॉट लाइक एमबीए जैसे 40% इतनी नहीं, पर थोड़ी बहुत हो जाती है। धर्म जी, थोड़ी बहुत जो हो जाती है उसका कैसे बच्चे अवेल करें ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? वो कहाँ अप्लाई करते हैं? कोई फॉर्मूला है? कोई स्कूल में जब ये तो जहाँ पर कनाडा में, जहाँ पर जिस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं वहीं पर वो अप्लाई कर सकते हैं। वो एडमिशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं? यस। तो डिसीजन मेकिंग में वो नहीं होगा? अगर पेरेंट्स चाहे कि भाई मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, उसमें वो नहीं आएगा। वो आएगा जब चले गए तो बोनस के रूप में आएगा। यस। एक्सक्यूज मी सर। बोलो नीलांजन, बोलो। Sir, how can we apply for a job? इसका उम्र क्या मालूम है? त्रिपाठी, आपका फोन बंद है। सॉरी, ऊपर का लड़का ऐसे क्वेश्चन जॉब के लिए जब यहाँ पर आप आ जाते हैं है तो उनका जो होता है, हर कॉलेज और स्कूल में अलग अलग होता है, कितने आवर्स आपको
वो स्टडी के साथ में जॉब के लिए परमिट करते हैं, उसी के हिसाब से वर्क परमिट होता है। क्या कहते हैं, तो आप कॉलेज में या स्कूल में और कई जगह रेस्टोरेंट आदि में भी जॉब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस एरिया का, उस स्कूल का, और उसके हिसाब से वर्क परमिट होता है। तो ये तो जब आप स्टडी कर रहे हैं उस समय जॉब की बात होती है। बाद में जब वो स्टडी कंप्लीट हो गई और कंप्लीट होने के बहुत पहले ही, कम से कम 6 महीने पहले लोग अप्लाई करने शुरू कर देते हैं और फिर वो जॉब उनको मिलता है, उसके आधार पर वर्क परमिट लेते हैं। एक चीज यहाँ पर कई बच्चे हैं जो हाई स्कूल में हैं अभी, जैसे नीलांजन है या दूसरे हैं, तो मैं ये थोड़ा सा जोर दे के कहना चाहूँगा कि पहले आप हाई स्कूल करके किसी में बीएस कीजिए, बैचलर्स ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स, वो पहला रास्ता आपका होना चाहिए। और उसके बाद आप हायर डिग्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं, एमए, एमएससी, पीएचडी, इन सब चीज़ों के लिए आप इन देशों में आ सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको अपना हाई स्कूल पास कीजिए और बैचलर्स कीजिए वहाँ से, भारत से, फिर आपको आने में आसानी होगी। जो लोग हाई स्कूल करके केवल आते हैं, या तो उनके माता पिता अफोर्ड कर सकते हैं इतना पैसा कि यहाँ आगे पढ़ सकें, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप्स कम हैं, कुछ हैं जो धर्म जी ने बताया, लेकिन बहुत कम है। उसकी अपेक्षा मास्टर्स ऑफ ग्रेजुएशन के लिए बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं। और यहाँ पर बहुत लोग, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम भी आए हैं स्टूडेंट की तरह, तो हम लोग जब आए हैं तो हम लोग को आसानी हो जाती है। अगर आपका स्कोर सब अच्छा हो, या तो पढ़ाई में अच्छा हो, या जो टेस्ट हैं जैसे जीआरई और टॉफल, तो कहना ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं नीलांजन जैसे और पंकज जी के बच्चे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं यहाँ, वो सब पहले अपना हाई स्कूल करें, फिर ग्रेजुएशन करें, फिर आने की सोचें। और उस वक़्त तब तक और भी शायद स्कॉलरशिप ज़्यादा खुले। एक बात मैं कहना चाहता हूँ दूसरा, कि धर्म जी शायद आप बता सकें कि कई देशों के साथ भारत के नए संबंध बने हैं, और उसके चलते भारत ने दूसरे देशों के साथ अपने स्टूडेंट्स का आदान प्रदान किया है, तो उसमें शायद कुछ नए अवसर मिले, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले। वो मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे जर्मनी के लिए कुछ नए रिलेशनशिप्स हैं जिससे स्कॉलरशिप बच्चों को मिलते हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा पता हो तो बताएं, बट वो एक एवेन्यू लगता है कि नया है जो पहले नहीं था। यहाँ पर अभी एक इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम करके है, पर इंडिया अभी तक उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, एक प्रोग्राम है जो वर्क परमिट पर आ सकते हैं बिटवीन 18 to 35 एज ग्रुप में, स्पेशल टैलेंट्स के लिए, जो एथलीट्स है या जो स्पेशल अचीवमेंट्स जिसमें हासिल किए हुए हैं। तो देयर इज अ डिफरेंट प्रोग्राम फॉर दैट। उसमें अभी तक इंडिया का नाम नहीं है, बट एक्सचेंज प्रोग्राम एक अलग से दूसरा भी है, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज है, तो उसमें चांस हो सकता है। यूनिवर्सिटीज अगर कैनेडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन यूनिवर्सिटीज में टाई अप है तो वहाँ से ले सकते हैं, जैसे IITs है या यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा। ये कुछ इनोवेटेड कोर्सेस अभी कुछ कल रिसर्चेस में आ रहे हैं, तो एक रेगुलर जैसे हमारे इंडिया में कुछ कोर्स है, BSc सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे जो ऑलमोस्ट बैटर्ड कोर्सेस है। इधर वी आर discussing about adaptability and employability. Then such a means critical research जैसे quantum computing या neural कुछ ऐसे जो हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कनाडा में कुछ ऐसा कोर्सेस हैं जो हमारे इंडिया में IT में नहीं होते हैं, जिससे we could feel enhanced और enriched in that way। और इसका फी वगैरह है एक स्टूडेंट्स के लिए, आई मीन मीडियम फैमिली,
suppose I'm salaried person, 15 lakh per annum my income is. तो क्या ये हमारे लिए, हमारे बच्चे अभी जस्ट ही ग्रेजुएटेड फ्रेश फ्रॉम पटना साइंस कॉलेज, और दूसरी बात है सर कि ये कुछ कोर्स बनाए हैं कोरेस्पोंडेंस से ऑनलाइन, और तो क्या ये ऑनलाइन कोर्सेज का एक्रेडिटेशन या कुछ ऑथेंटिसिटी ऐसा है जो विच कुड बी सुचेबल to there, means a part if suppose someone is doing here in India and then he or she decides to go there into campus, then such a thing could be permitted or not? ये सर मेरा ये सवाल है। दूसरा ये सर जैसे विजवान यूनिवर्सिटी और क्या क्या है जो हमारे अभी आपने जो ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम और इंडिया का जो ऐसा कुछ एक्सपोजर के बारे में पूछ रहे तो बता रहे हैं, तो इसमें से कुछ कंपैरेटिव आपके पास अगर कोई ऐसा रेडी रेकनर है देन यू कुड गिव अस इन स्लाइड और सम सिनॉप्सिस। थैंक्स सर। जो आपने बताया क्योंकि पहले किसी भी फॉरेन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्वालिटी तो चाहिए एक लेवल की, तो करस्पॉन्डेंस कोर्स की कितनी क्वालिटी है ये तो आप वहीं देख सकते हैं। अगर अच्छे स्कूल्स हैं तो एडमिशन मिल सकता है। ये तो वो जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वो इस रिक्वायरमेंट को देखेंगे। ये बंदा है। दूसरा जो आपने इंटरनेशनल वाली बात कही, तो मैंने जो जोड़ा था उसमें लायंस क्लब वाले में हाई स्कूल के लिए कोई प्रोविजन है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हाई स्कूल में हर साल अलग अलग कंट्री से कुछ बच्चे आते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं। जैसे उनको एक साल वहाँ पर करना, एक साल वहाँ पर, वो डिपेंड करता है कि वहाँ। और ऐसे जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली या बड़े शहर में ही हैं जिनके कनेक्शन ऐसे बने हुए हैं, वहीं पर ये पॉसिबल है। जो धर्म जी ने बताया वो इंटरनेशनल, उसके बारे में उन्होंने कहा कि कनाडा अभी उसमें मेंबर नहीं है, तो संभवतः उसके लिए ये नहीं है, अभी उसमें नहीं जुड़े हुए। दूसरा जो आपने प्रोग्राम्स की बात कही, तो सबसे सरल हमको लगता है, हालांकि ज्यादातर हम लोग इंजीनियर ही हैं, हेमंत जी है, तिवारी जी भी हैं, हम भी है। इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है वो एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से सबसे सरल होता है, क्योंकि इसमें डिग्री यूजुअली वेरीफाइबल है इजीली। बाकी कोई भी प्रोग्राम आपने किया हुआ है उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम होता है, और अगर उसमें किसी भी अच्छे स्कूल से किया हुआ है तो बहुत सहजता से एडमिशन होता है। बाकी हेमंत जी और धर्म जी जोड़े ये जो प्रश्न थे। वही बात रिपीट कर रहा था, बट जैसे इन्होंने बोला, संजीत जी ने बोला कि इनोवेटिव प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे है प्रोग्राम कनाडा में, और बट इंडिया में भी काफ़ी उसी लेवल पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नया और डिफरेंट है। हाँ, बट अगर यहाँ पे आना है तो उन प्रोग्राम्स में आप इनरोल कर सकते हैं। जहाँ तक कोरेस्पॉन्डेंस की बात है, उनका क्या वो सही है नहीं है, आजकल काफ़ी कोविड के कारण काफ़ी ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, बट वो कितना अच्छा है नहीं है, उसके लिए जरूर देखना पड़ेगा किस यूनिवर्सिटी से कहाँ वो स्टैंड करते हैं, वो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बट हाँ, कोविड के कारण यहाँ पे काफ़ी ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, संजीत जी, आपने कहा कि आपका जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पटना साइंस कॉलेज से उसने कुछ किया है, तो ऐसा है कि अगर उस पर फोकस करें तो मैं बताना चाहता हूं कि पटना साइंस कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, और उसकी डिग्री से ही आसानी हो सकती है उसको यहाँ के एडमिशन में किसी भी प्रोग्राम में। पहली चीज़ तो ये है।
दूसरी चीज की जो आप स्पेशलिटी प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं वो क्या है मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जो आउट ऑफ कॉमन जो प्रोग्राम्स हैं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंसेस, आर्ट्स, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा अगर कुछ आप सोच रहे हैं जैसे मास्टर्स इन स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स या जर्नलिज्म या इस तरीके के, तो उस तरीके के सारे प्रोग्राम्स यहाँ अवेलेबल हैं और वहाँ से अगर उसने अच्छा किया है तो वो नॉर्मल GRE टॉफल लेके कर सकता है, जैसा मैं जानता हूँ। एक चीज़ जो मैं आजकल देख रहा हूँ कोविड के कारण या दूसरे कारण से कि कई IITs और IIMs अपना प्रोग्राम्स चला रहे हैं और वो भेजते हैं हमेशा उसका ईमेल कि ये स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है। ज़्यादा तो उसमें ऐसे हैं जो BSc के बाद वाले हैं। अगर आपने के बच्चे ने ऐसा कोई प्रोग्राम किया है तो चूंकि IIT और IIM दुनिया भर में जाने जाते हैं इसलिए उनकी प्रतिष्ठा काफ़ी है, तो वैसे प्रोग्राम अगर उसने किए हैं वैसे कॉलेजों से उसकी प्रतिष्ठा होगी एडमिशन में। एक चीज़ मैं जानता हूं कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हैं या जो भी कोर्स है या कॉलेजेस के भी हैं, उसमें अगर उसका इन्होंने यहाँ पर कम से कम अमेरिका में तो मैं जानता हूं कि स्टैंडर्ड एक कंपनी है जो कॉलेजेस का देखती है कि वो ऑथेंटिकेशन है कि नहीं उनका, कौन सा कॉलेज एक्रेडिटेड कॉलेज है तो वो चेक करवाते हैं, या कौन सा प्रोग्राम एक्रेडिटेड प्रोग्राम है वो चेक करवाते हैं। तो एक सेंट्रल कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो आपका जो सर्टिफिकेट है उसको वो चेक करती है कि वो सही है या नहीं है। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेस हैं उसका पता नहीं है मुझे कि उसका भी होता है या नहीं, और मेरे ख्याल से कनाडा में भी यही स्थिति होगी कि वो पहले पता करते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं, क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम पता नहीं है नॉर्मल, तो कैसे होगा वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी कोर्सेस वो करके आते हैं उनका एक सेंट्रल बॉडी है जो उसको चेक करता है, तो ये ध्यान में रखना है। उनका शायद मतलब अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से था, तो इट्स PNP प्रोग्राम, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, एक अलग प्रोग्राम है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द परमानेंट रेसिडेंसी प्रोग्राम। एक और प्रश्न आया है अभी ऑडियो बुक्स ट्यूबर की तरफ से, which is the best university for PhD chemistry, and I am assuming कि आप पूछ रहे हैं कनाडा के बारे में, तो अगर कोई जवाब दे सके। हम तो जनरली यही कहेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अच्छी यूनिवर्सिटी है केमिस्ट्री के लिए भी, क्वींस यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो गूगल करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, दूसरा विद इन केमिस्ट्री भी क्या प्रोग्राम है, और उसके साथ ज्यादातर जब PhD करना होता है तो प्रोफेसर और प्रोग्राम इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम ये देखें कि हमारी जो हमारा एरिया है उस एरिया से रिलेटेड टॉप प्रोफेसर कौन है और वो प्रोफेसर किस यूनिवर्सिटी में है, तो PhD में तो वो महत्वपूर्ण होता है, पब्लिकेशन महत्वपूर्ण होते हैं। तो उस तरीके से अपने एरिया को देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।